नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि हम बीपीएससी तैयारी संबंधित तमाम प्रश्नों का उत्तर और साथ ही हम एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेकर के आएंगे, तो आज हम वही लेकर के आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आपके कोई डाउट बचेंगे, और अगर इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट बचेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली आप उसको एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। हम आज किन किन प्रश्नों पर बात करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीट कितनी होगी। इस बार जो भर्ती आ रही है उसमें सीट कितनी होगी, एग्जाम कब होगा, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए। अगर एग्जाम हुआ इस साल अभी यानी कि मार्च के महीने में, तो उसकी रणनीति क्या होगी और उसका सिलेबस क्या होगा। उसके बाद एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि रिजर्वेशन कितना होगा, इसमें कितना रिजर्वेशन मिलेगा। क्या जिन लोगों ने इस बार अभी सीटेट दिया है जनवरी का, इनको अपियरिंग का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने की जो डेट है वो डेट 15 फरवरी से सुनने को आ रहा है कि 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। बाहरी को मौका मिलेगा कि नहीं, मतलब आउट ऑफ बिहार जो है, उन लोगों को इसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीएड बीटीसी या डीएलएड जो है उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। एस्टेट अपियरिंग, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम 1 मार्च से होना है, उस स्थिति में क्या इस एस्टेट अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या इनको बीपीएससी टीआरई थर्ड में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि अब तक नहीं बैठने दिया गया था। अब क्या करना चाहिए, अगर भर्ती होती है अभी मार्च में, तब हमें क्या करना चाहिए, किन किन सब्जेक्टों को फोकस करना चाहिए और फोकस करते वक्त कैसे संतुलित होकर पढ़ना चाहिए, इस पर बात कर सकता हूँ। मैं होगा, मैं लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ इस पढ़ने के लिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि इतने कम टाइम में 40-45 दिन का समय बचा हुआ है, क्या इसमें कोई कोचिंग ले लें क्या। अगला प्रश्न, क्या इतने कम समय में संभव है परीक्षा निकालना, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं हम बीपीएससी टीआरई में, हम कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितना काउंट हो सकता है। और अंतिम प्रश्न है कि संतुलन कैसे बनाएं, अगर हम स्टेट की इधर तैयारी कर रहे हैं और उधर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बीच में संतुलन क्या बनाएंगे। ये तमाम प्रश्न इन सब पे बात करूंगा। उसके बाद में फिर मैं सब कोर्स टू कोर्स, जैसे वर्ग 1 से 5 में, 1 6 से 8 में, 9 से 10 में और 11 से 12 में क्या रणनीति होगी और कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इन सब पे मैं बात कर लूंगा आज। पहले बात कर लेते कि सीट कितनी होगी। देखिए, एग्जाम मार्च में तय होगा, क्योंकि आज सारे अखबारों ने छापा है, प्रमुखता से छापा है सारे अखबारों ने, तो कुछ तो भाई दम होगा ना इस बात में, और दम सच में ही है। एग्जाम होना तय है लगभग। हालांकि ये तभी आप मान लीजिएगा जब सरकार इसको नोटिस निकाल ले, लेकिन अगर उसी के भरोसे रह गए ना, तो आप फिर इस बार फंसेंगे, क्योंकि आप चूंकि 2 बार फंस चुके हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में आप देखते रह गए हैं और सीट कोई और निकाल के लेके चला गया, इसलिए आपको अब देखना नहीं है। अखबार ने छाप दिया मतलब खबर पोस्ट है, अब आपको तैयारी में लग जानी चाहिए। लेकिन सीटें कितनी होंगी, देखिए, कुछ अखबारों ने 70,000 छापे हैं, कुछ अखबारों ने 71,000 छापे हैं, और कुछ अखबारों ने नहीं, मतलब बल्कि सरकार के विधायक हैं, उन्होंने, ये इनका नाम है शालिनी मिश्रा, केसरिया विधानसभा की हैं, मैं इनको नहीं जानता लेकिन मेरे जिले की हैं ये, वहां की विधायक हैं ये, तो इन्होंने छापा है 65,000 विज्ञापन। अगर आपको याद होगा कि टीआरई 2 के टाइम में जब वैकेंसी आई थी, तब उस समय टीआरई 2 के टाइम में अखबारों ने छापा था कि भाई 70,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन वो बढ़ करके 1,20,000 हो गया था। मैं 1,20,000 का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, मैं ठीक से सोच पा रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 1,00,000 पोस्ट की वैकेंसी आएगी, और ये आखिरी वैकेंसी होगी। इसके बाद वैकेंसी नाम मात्र की रह जाएगी, अगर आती भी है तो, क्योंकि सरकार के पास, जैसे मैंने पहले दिन, जिस दिन सरकार शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और उस दिन मैं जब लाइव आया था, तो मैंने कहा था कि सरकार अपने बचाव के लिए कुछ करेगी, और सरकार ने इस्तीफा देते वक्त यही बात कहा था कि मेरे काम के क्रेडिट को कोई और ले रहा था। मतलब नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मेरे काम के क्रेडिट को कोई और ले रहा है, यानी कि वो अब ये साबित करना चाहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ आरजेडी की वजह से काम नहीं कर रहे थे। तो चूंकि ये सरकार की इज्जत का भी सवाल है, इसलिए सरकार ने इस वैकेंसी को लाने की कोशिश की है, निर्णय लिया है, और अब ये कोशिश आ रही है। तो ये वैकेंसी आनी तय है मान के चलिए, क्योंकि 16 फरवरी से आचार संहिता लागू होगी और 15 फरवरी तक फॉर्म आ जाएंगे, और 15 मार्च को एग्जाम की तिथि तय की गई है। आंतरिक खबर है, अब ये खबर बाहर भी आ ही रही होगी, आप लोगों को पता चली हुआ, इसलिए आज मैं इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि 15 मार्च तक इसके एग्जाम लिए जाएंगे। अब एक सवाल ये है कि एग्जाम अगर 15 मार्च तक लिए जा रहे हैं, तो स्टेट का एग्जाम का क्या सीन होगा। देखिए, एक बात मैं यही क्लियर कर देता हूं, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम लेगा, बीपीएससी, ये टीआरई का मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम बीपीएससी ले रही है, लेकिन स्टेट का जो एग्जाम है ना, स्टेट का एग्जाम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी ले रही है। इसका बीपीएससी से कोई संबंध नहीं है स्टेट का,
स्टेट का एग्जाम जो है वो BSEB ले रही है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये इसका एग्जाम ले रही है BSEB, जबकि टीचर का एग्जाम BPSC ले रही है, इसलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल ही नहीं बनता। BSEB का एग्जाम 1 मार्च से शुरू होगा, जिस दिन 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, और उनके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगे, तो सब्जेक्ट वाइज उनका एग्जाम चलता है, 10-15 दिन उनका भी एग्जाम चलेगा, BSEB का भी। BSEB वाले ख्याल करेंगे इस बात का कि BPSC से कोई एग्जाम का कन्फ्लिक्ट ना हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपको याद होगा तो BPSC TRE 1 का फॉर्म भरते वक्त ही एस्टेट की वैकेंसी आ गई थी, और उसी वक्त एकदम पैरेलल फॉर्म भरा गया था। तो इतना आपको संदेह नहीं रखना है, दोनों एग्जाम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एग्जाम की तारीखें तय हो गई हैं लगभग, तो उनका एग्जाम लगभग तय है, माना जा रहा है कि होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपको संतुलन बनाना है, जो हम आपको बता देंगे कि आपको अगर इस तरीके से बनाते हैं संतुलन तो आपका ठीक रहेगा। क्लियर है? अब दो चीजें, रणनीति और सिलेबस। रणनीति और सिलेबस पर हम अलग से इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। बताया है मैंने कि रणनीति क्या रखनी है हमें और सिलेबस हमें क्या रखना है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। मतलब क्या रखेगी बोर्ड, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए कि गारंटी सिलेक्शन हो जाए। देखिए, अगर आपने मेरी बात इस बार मान ली तो मैं लिख के देने को तैयार हूं कि 100% सफल आप होंगे, बशर्ते जो मैं बता रहा हूं सिर्फ आप उतना कर लीजिए। आपको किसी ही लिचड़ लपाड़े में नहीं पढ़ना है, जो कह रहे हैं सिर्फ उतना करिए, गारंटी सफल होंगे आप, गारंटी लिख के मैं देने को तैयार हूं। अगला प्रश्न कि रिजर्वेशन कितना होगा। देखिए, रिजर्वेशन की सीमा बिहार सरकार ने 75% तय कर दी है, यानी कि रिजर्वेशन 75% है, यानी कि 25% जनरल होगा। इतना भी पहले ही था, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसा परिवर्तन नहीं हुआ है, इतना ही था बाहर के लोगों के लिए भी, मतलब अनरिजर्व सीटें इतनी ही होती थी 25%। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्या लागू होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अभी के हिसाब से यह तय है कि 25% जनरल कैटेगरी के सीट कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 75% रिजर्वेशन की सीमा तय की गई है बिहार में, उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। तो जो 75% रिजर्वेशन के बाहर की सीटें हैं ना, ये सिर्फ बाहर की ही सीटें हो जाएंगी, फिर बाहर के लोग ही भरे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो रिजर्वेशन कितना होगा ये आप समझ लिए। अब है कि सीटेट या पेयरिंग वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। सीटेट जो जनवरी का फॉर्म भरे थे ना, जनवरी के एग्जाम दिए हैं, उनको मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको कोई संदेह नहीं है। अगर उस समय तक रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी मौका मिलेगा, आ जाता है तो भी मौका मिलेगा, लेकिन आगे वाले सीटेट को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी वक्त चेयरमैन साहब का बयान है कितनी बार एग्जाम को लेकर के कि उसी वक्त जो एग्जाम होते हैं उसको अपीयरिंग वालों को मौका दे दिया जाता है। जैसे BPSC TRE 1 में सीटेट को मौका दिया गया था, उसमें बीएड पास अभ्यर्थी को भी मौका दिया गया था, और बिहार में डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया था तो उनको भी मौका दिया गया था। लेकिन TRE 2 में ये रिजल्ट नहीं दिया गया था, उनको मौका नहीं दिया गया था। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस वक्त सीटेट का एग्जाम नहीं था, और जब पेपर नहीं होता है तो मौका नहीं दिया जाता है। इसी बेसिस पर इस बार भी TRE 3 में भी सीटेट को मौका दिया जाएगा, क्योंकि TRE 1 में दिया गया था, उसी वक्त एग्जाम था इसलिए। अब एक प्रश्न है कि बाहरी को मौका मिलेगा कि नहीं, यानी कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं। नहीं लागू होगा डोमिसाइल। डोमिसाइल इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम में डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा है, इसलिए सवाल ही नहीं बनता कि इसमें बिहार सरकार डोमिसाइल लागू करे। और डोमिसाइल लागू करने का मतलब हो जाएगा कि एक तरह से विद्रोह छिड़ जाएगा और नहीं लागू किया जाएगा, क्योंकि अब तक किसी भी एग्जाम में, ना सिर्फ टीचर के एग्जाम में, अपितु किसी भी एग्जाम में, BPSC के सिविल सर्विस एग्जाम में, उसमें भी लागू नहीं है, या किसी भी एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में, SI के एग्जाम में, किसी में भी लागू नहीं है। अभी आपने अगर देखा होगा तो पाया होगा कि अभी बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, तो उसमें भी नहीं लागू है, उसमें भी बाहर के लोग खूब ठीक ठाक मात्रा में भाग लेते हैं और वो उसमें सफल होते हैं। अगला प्रश्न है कि बीएड BTC या डीएलएड को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, बीएड अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि 2022-24 सेशन को इसमें मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2022-24 सेशन जून में फाइनल होना है, और जून की वजह से इस एग्जाम को नहीं लटकाया जा सकता है। इसलिए 2022-24 जो जून में फाइनल होगा, मई में फाइनल होगा, उसमें ना बीएड को मौका मिलेगा, ना BTC को मौका मिलेगा, ना डीएलएड को मौका मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये जून में फाइनल होगा, जून में इनका रिजल्ट आना है। जुलाई में कब कुछ के रिजल्ट आते हैं, कुछ के तो अगस्त सितंबर तक रिजल्ट चले जाते हैं, तब तक इस एग्जाम को नहीं लटकाया जा सकता है, इसीलिए इनको मौका नहीं मिलेगा। दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रहा है मिलते हुए, इसलिए अगर आप आंदोलन भी करेंगे तो आंदोलन आपका व्यर्थ हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, मत करिए आंदोलन, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। इस एग्जाम को इसी वक्त कराना है तो इसमें आंदोलन की जरूरत नहीं है, इसमें रणनीति की जरूरत है। और आंदोलन तब होता जब मई जून में इस एग्जाम को ले जाना होता, या उस समय इम्तिहान हो रहा होता, या उस समय भर्ती आई होती,
तब इसको अपेयरिंग को मौका दिया जाता है। इस बार अपेयरिंग का मौका दूर दूर तक संभावना नहीं है, तो नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि स्टेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं। जो स्टेट अभी 1 मार्च से प्रारंभ होना है, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिनका इम्तिहान होना है अभी, उनको मौका बिल्कुल मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि 1 मार्च से स्टेट का एग्जाम होगा, 15-16 मार्च तक स्टेट के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही खत्म होंगे वो 5-7 दिन के अंदर में रिजल्ट दे देते हैं। क्योंकि इनका जो रिजल्ट सिस्टम है, ये तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, इनका कंप्यूटर बेस्ड CBT बोलते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका। तो इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं, और इनका रिजल्ट जल्दी आएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं। इससे इस परीक्षा पे, यानी कि स्टेट के एग्जाम से BPSC TRE 3rd के परीक्षा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको अपेयरिंग में मौका दिया जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि आपको स्टेट अपेयरिंग में मौका दिया जाएगा। और जब आप स्टेट अपेयरिंग में, गलत लिखा गया ये अपेयरिंग, चलिए कोई नहीं, आप स्पेलिंग से आपको क्या लेना है, आप सुन तो लीजिए, बस सुनने से आपका काम हो जाएगा। तो अगर स्टेट अपेयरिंग को मौका मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कत ये है आपके पास कि आपको स्टेट अपेयरिंग के साथ साथ, मतलब स्टेट के एग्जाम की तैयारी के साथ साथ BPSC की तैयारी करनी है। चूंकि ये तीसरी भर्ती है और इसके बाद भर्ती आने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, इसलिए ये मान के चलिए कि इसमें कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। और इस टफ कंपटीशन में अगर आपको तैयारी करनी है तो एक बैलेंस्ड तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम में 1000 बार कहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये बात कहता रहा हूँ कि परीक्षा सिर्फ और सिर्फ परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा हर स्तर का परीक्षा होता है। यानी कि उसमें आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कैसे कितना अटैच हो पाते हैं, कैसे आपकी रणनीति हो पाती है, उससे तय होता है। अगर आपकी रणनीति बेहतर है तो आप सफल थोड़ा कम पढ़ के भी हो सकते हैं। अगर आपकी रणनीति ठीक नहीं है तो आपके सफल होने में समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो मेरा सुझाव तो बस यही रहेगा कि स्टेट के साथ साथ आप BPSC को संतुलित करके चले। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो कहिएगा तो बना दूंगा, हालांकि इस पे भी मैं कुछ बात कर लूंगा इस वीडियो में भी। अगर आप दूसरी वीडियो नहीं भी आएगा तो आप इससे भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना चाहिए, मूल प्रश्न नहीं है कि अब क्या करना चाहिए, इस समय से हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या हम किन सब्जेक्टों पे फोकस करें कि हम सही तरीके से सही दिशा में चल सकें, हमें ये पता हो कि हमारा दिशा क्या है। क्योंकि इस समय बाजार में एक गजब उथल पुथल शुरू होगा, एक हलचल शुरू होगी। 1000 कोचिंग वाले रिझाएंगे आपको आकर के कि मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा बैच खरीद लो, मैं पढ़ा दूंगा, मैं तैयारी करा दूंगा। मेरे यहाँ से 8000 सिलेक्शन हुए थे तो 6000 सिलेक्शन हुए थे। बस उनसे सिर्फ इतना ही पूछ लेना कि भाई साहब आपका हुआ था क्या किसी में, आप इतने विद्वान थे तो आपका कहीं हो जाता, आप रिजाइन मार के पढ़ा रहे होते अगर आप में टैलेंट था ही था तो। ऐसा नहीं है, वो बाजारू हैं, बाजार का बिजनेस शुरू करेंगे। मैं तो कई बार, अभी पिछली बार ही देखा था, वो कौन सा कोचिंग वाला है पटना का, कौन, क्या है उसका नाम, मैं मिस कर रहा हूं, उसने लिए पैसे वापस करने का वादा किया, पता नहीं कितने का किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसने लिए हुए पैसे वापस करने का दावा किया था। क्योंकि उसने पैसे लिए तब तक सीटेट के एग्जाम, स्टेट के एग्जाम का डेट आ गया, अब उसको पैसे वापस करने पड़ गए, लेने के देने पड़ गए। तो वैसे ही इस समय कुकुरमुत्ते की तरह हर जगह जितने कोचिंग वाले हैं सारा को उठ खड़े होंगे कि हमसे पढ़ लीजिए, हम तैयारी करा देंगे, हम तैयारी करा देंगे, हम ऐसे करा देंगे, हम कोचिंग लेकर आ रहे हैं, हम 999 में, 599 में, 499 में, सबके मुंह पर चमाट मारिए। जितना कह रहे हैं उतना अगर कर लिए ना तो गारंटी 1 से लेकर के 12 तक के किसी भी विषय में आपके सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं। बस रणनीति मेरा मान लीजिए, अगर आप मेरे रणनीति मान लेंगे ना आपका जीवन बदल जाएगा। हालांकि मैं जानता हूं आप जब खुद की नहीं मान रहे, अपने बाप की नहीं मान रहे, तो हमारे क्या घंटा मानेंगे आप, लेकिन अगर मान लिया ना तो आपका तकदीर बदल जाएगा। बस मान लीजिए मेरा, लेकिन आप मानेंगे नहीं, अगर मानेंगे तो आपका भविष्य बदलेगा। बहरहाल क्या कर सकता हूं इस पर हम करते हैं अभी बात। कोचिंग ले या नहीं कोई जरूरी नहीं है, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं ना, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं एक अभ्यर्थी से बात कर रहा था, तो उस अभ्यर्थी ने कहा कि मैं रोज 1-1 घंटे, 5-5 घंटे की एक कोचिंग का नाम बताया कि उनकी वीडियो देखता हूं। तो मैंने लगे हाँ 2 प्रश्न पूछ लिए उनसे हिंदी साहित्य में, वो बता नहीं पाई। अब मैंने उनको कह भी दिया उसी समय फोन पे कि आप किसी की व्यू बढ़ाते रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चैनल से, आप मेरा व्यू बढ़ाइए ना बढ़ाइए, अगर इससे आपका फायदा हो जाएगा ना, आप सक्सेस होने के बाद सिर्फ नीचे लिख दीजिएगा कि सर हो गया रिजल्ट, मुझे खुशी मिलती है। और देख लीजिएगा कितने लोगों ने रिजल्ट हुआ है और लिखा है, क्योंकि जो मुझसे मत बन पड़ेगा ना मैं करूंगा, और मैं निस्वार्थ करता हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, घंटा करिए, कुछ ना करिए, आप अपना काम निकालिए और भाड़ में जाइए। आप आपका काम अगर हो जाता ना, आप मौज में जिंदगी जिए, छोड़िए हमको, हम अपना देख लेंगे, हमारा बहुत सफिशियंट है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बहुत दुनियादारी में नहीं पढ़नी है, और कोचिंग में कतई नहीं पढ़ना है। कोचिंग वाले तो रिझाएंगे ही रिझाएंगे कि ये बैच खरीद लो, वो बैच खरीद लो, आपको नहीं खरीदना है, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है। आपको जितना बता रहे हैं ना सिर्फ उतना कर लीजिएगा, और वो बताएंगे भी आगे वाले वीडियो में कि क्या करिएगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप इतने में क्या कर सकते हैं। बस इतना अगर आप कर लिए ना, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जिस समय TRE 1 आया था ना, TRE 1 में मैंने इतना समझाया था, मेहनत किया था बच्चों को, और वो कुछ हद तक काम आया था। बस इस वक्त आपको डिमोटिवेट नहीं होना है,
इस वक्त मोटिवेशन के बाजार में रहना है, मोटिवेशन का वीडियो नहीं देखना है, बस इस वक्त अपने अंदर की आवाज को सुनना है और उस पर काम करना है, जी जान लगा देना है। चाहे आप घर में महिलाएं हैं, चाहे कामकाजी महिलाएं हैं, या कोई पुरुष हैं, या नौकरी से लाचार है, जीवन से लाचार है, जीवन में समस्या है, त्राहिमाम में जो भी जिस तरह की भी समस्या है ना, सबको दरकिनार करिए इस वक्त और अपने आप को झोंक दीजिए। जितना टाइम मिलता है ना, जहां जहां से टाइम आप चुरा सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालिए और अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए ये रिजल्ट आपके मुट्ठी में होगा। और ये आखिरी एग्जाम है, एक नौकरी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको पता नहीं है कि सरकारी नौकरी से कितनी इज्जत बढ़ती है, कितना सम्मान बढ़ता है, कितना हक मिलता है, कितना लोग आपको उच्च श्रेणी से देखते हैं, उच्च नजर से देखते हैं। ये सब आपको तय करना है और ये तय करने का ये टाइम अब आ चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोचिंग लेकर के अपना टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि गाइड करने के लिए मैं यहां हूं, मेरे से हो जाएगा। मैं इतना बता दूंगा, अगर आप कर लिए ना तो हो जाएगा। मैं निःशुल्क बता रहा हूं, पढ़ना आप ही को है। कोचिंग में भी आप पढ़ेंगे ना तो भी पढ़ना आप ही के पास में। आप जोड़ लीजिए, आज से, आज 1 फरवरी को मैं बात कर रहा हूं आपसे, और 15 मार्च को एग्जाम होना है। टोटल आपके पास में 27 दिन ये और 14 दिन वो, काउंट करके 7 4 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 41 दिन आपके पास में बचे हैं टोटल। अब इस 41 दिन में आपको तय करना है कि आप जिंदगी बदलना चाहते हैं या जिंदगी को कूड़े में डालना चाहते हैं। अगर 41 दिन के लिए आप कोचिंग लेंगे तो आप सोचिए, 41 दिन अगर आप 10-10 घंटा पढ़ते तो 410 घंटा होता। 410 घंटा टोटल आपके पास में है। लेकिन अगर आप कोचिंग लेंगे तो 4 घंटे तो कोचिंग, 5 घंटे वाले तो कोचिंग वाले लेंगे ही लेंगे, यानी कि 410 में आधा टाइम आपका वो ले लेगा, यानी कि 205 घंटा वो सिर्फ वीडियो देखने के लिए लेगा या क्लास करने का ले लेगा। आपके पास 205 घंटा रिवीजन के लिए बचेगा। अब ये रिवीजन का टाइम नहीं है, ये पूरा का पूरा रिवीजन का टाइम है, ये कोचिंग का टाइम नहीं है। इसलिए मत लीजिए कोचिंग, टाइम किल करेगा, टाइम बर्बाद करेगा और पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, जिस दिन आपने फॉर्म भरा था, रिजल्ट नहीं आया था, आप कितने परेशान हुए थे, कितने रोए थे, कितने चिल पोकिए थे। और अब रोने का टाइम खत्म हुआ, अब वो टाइम आ गया है कि जब आपको मैदान में उतरना है तब उतर जाना चाहिए। और इस समय कोई भी गलत निर्णय आपको गलत जगह लेकर के जा सकता है, एक गलत निर्णय आपको गलत गड्ढे में गिरा सकता है। इसलिए कोई भी गलत निर्णय मत लीजिए, निर्णय लेने से बचिए। इस समय वही करिए जो मैं बता रहा हूं। मेरा अनुभव है ना, मैंने बताया है कि मैंने कितनी बार किन किन एग्जामों को निकाला है, मार्कशीट तक दिखा दिया। अब तो खैर मैं खुद ही आयोग में भी हूं, तो मैं क्या ही बताऊं अपने बारे में। लेकिन हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो आपको सारी दुनियादारी छोड़ करके, सारा देश लिफाफ सब कुछ छोड़ करके आपको इस मैदान में उतरना चाहिए। अब एक प्रश्न है कि क्या पॉसिबल है इतने कम समय में परीक्षा को निकाल पाना? क्या इस परीक्षा में अगर इस समय से तैयारी करने के लिए लगा जाए तो पॉसिबल है? क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 45 दिन किसी भी परीक्षा को तैयारी करने के लिए बहुत होता है। और ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा है ना। आपने पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक पास की होगी, फिर 10वीं पास की होगी, फिर 12वीं किया होगा, फिर बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, और कम से कम एक आध बार तो बीपीएससी में बैठ ही चुके होंगे। अगर नहीं बीपीएससी में बैठे होंगे तो किसी स्टेट के एग्जाम में तो बैठे ही होंगे। ऊपर से आप एक नेशनल लेवल का सीटेट का एग्जाम दिया ही होगा। यानी कि आप कम नहीं हैं, आप पढ़े हैं। बस तरीका यह है कि उसको कैसे मेंटेन करें और मेंटली कैसे अपने आप को आप बनाएं कि आप मैदान में उतरे और उसके बाद में आप तहलका मचा दें। बस इतना सा करना है। उसके लिए एक रणनीति की जरूरत होती है कि क्या क्या पढ़े और क्या छोड़े। जब एग्जाम सर पे होना तो यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि क्या पढ़ना है। जब एग्जाम सर पर हो तो यह महत्वपूर्ण होता है कि क्या छोड़ा जाना चाहिए, क्या छोड़ दें। इस वक्त पढ़ना क्या है ये नहीं, छोड़ना क्या है ये तय होना चाहिए। और यही तय नहीं हो पाता है आप लोगों से, इसलिए आप असफल रह जाते हैं, या 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रह जाते हैं। इस बार कुछ ऐसा करिए ना कि गर्दा उड़ा दे, एकदम तहलका मचा दे, धूम मचा दे। आराम से आए और इस एग्जाम देकर के जब घर आए तो इस इत्मीनान के साथ में आए कि चलो मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा इस बार, देखते हैं कौन रोक लेता है। इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आइए अपने अंदर, और ये आप ला सकते हैं, ये हो सकता है आपके अंदर, क्योंकि यही 45 दिन सबको मिलेगा, यही 40 दिन हर व्यक्ति को मिलेगा जो इस एग्जाम में उतरा हुआ है। और इसका मजा भी तो यही है ना, इस एग्जाम का मजा भी यही है कि सबको एक साथ मैदान में उतरा हुआ है। आप सोचिए, अगस्त में अगर एग्जाम होता और अगस्त में अगर एग्जाम हो तो सब के सब पढ़ लेंगे, तो उसमें एवरेज दर का पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन एवरेज था और कौन शानदार था, कौन तेज था। क्योंकि ये जो तय होगा ना, ये सिर्फ इस 40 दिन वाले में ही तय हो सकता है। इसमें पता चलेगा कि कौन अच्छा धावक है। कम टाइम में ही बेस्ट करना है आपको, और कम टाइम में बेस्ट करने की सबसे बेस्ट रणनीति होती है कि स्ट्रेटजी ठीक रखिए, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए ये संभव है कि बहुत बड़ा काम नहीं है कि एग्जाम निकालना, ये बिल्कुल संभव है। आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। मैं गारंटी देके कह रहा हूँ, 100% देके कह रहा हूँ, निकाल सकते हैं। आप देखा अपने PRT1 में, TRE1 में भी लोग निकाले ना, सीट तो भरी ना, जितनी सीटें भरी की भर तो गई। TRE2 में भी देखिए, आखिर जिन लोगों ने निकाला ना, जिन लोगों ने नहीं निकाला उनके पास तो 50 बहाने होते हैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त रहता था बचपन में, वो हमेशा से कहता था कि हम जनरल कैटेगरी में इसलिए हमारी नौकरी नहीं हो रही है, हम जनरल कैटेगरी में इसलिए नौकरी नहीं हो रही है। और ये सुन के मैंने अपने माइंडसेट को बिठा लिया था कि हाँ, जनरल कैटेगरी में है इसलिए हमारी नौकरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन लोग खा गए हैं। रिजर्वेशन ये कहता था बार बार, मैं सुन के यही सुन के पक गया था।
मतलब मेरे माइंडसेट में भी यही बातें बैठ गई थी कि जनरल कैटेगरी में हमने इसलिए हमको नौकरी नहीं मिलेगी, और मैंने नौकरी के बारे में सोची ही नहीं कभी। और मेरे बगल में बैठा हुआ मेरा कजन था, उसने बैंक में निकाल लिया, उसने धूम मचा दी। तो तब मुझे समझ में आया कि यार कैटेगरी फैटेगरी की फालतू की बातें हैं, तैयारी करो ठीक से, तैयारी करोगे ठीक से, सबका सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं, अपने आप को बहाना दे रहे हैं, और हम कितने कितने मतलब अपने आप को सेफ लेके चलते हैं, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम अगर असफल होते हैं तो हम 50 बहाने बना लेते हैं कि हाँ अरे यार पेपर टफ था, तो कम टाइम में एग्जाम हुआ था, तो समझ में ही नहीं आया, तो मार्किंग सिस्टम खराब है, तो लीक हो गई थी पेपर, धांधली है बहुत, इतना कटअप जाता है क्या, इतना कटअप नहीं जाना चाहिए, सब्जेक्ट में से कैसे पूछ लिया। मतलब ऐसे ऐसे हजारों क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से गद्दार है, नमक हराम है, वो अपने आप के प्रति नमक हराम है, अपने आप के प्रति गद्दार है, वो अपने आप के ऊपर वो एडजस्ट लेना ही नहीं चाहते हैं, चाहते ही नहीं कि गारंटी ले तौर पे कि हाँ भाई मेरे वजह से मेरा नहीं हुआ था। वो एक बार सच बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच से अब भी भाग रहे हैं वो, और सच से जब तक आप भागते रहेंगे ना, आपका कुछ नहीं होगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपका भला कर ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आपको करना है ना, तो आपको पहले सच से सामना करना पड़ेगा, और सच ये है कि निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? बताइए ना, मर जाइएगा जब इस पृथ्वी पर से, इस शरीर को आप यहीं छोड़ के जाइएगा, लेकिन इस शरीर के सुख के लिए आप कितना परेशान हो रहे हैं कि नहीं यार इसको हम सेफ रखते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं, कमर में दर्द है, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? खाना खा रहे हैं तो पेट नहीं हो रहा, माहौल ठीक नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा है, सारा काम करती हूं तब पढ़ने का मन नहीं करता है। क्या नाटक है यार, क्या ढकोसला है ये। जो पढ़ना होगा ना, जिसको जरूरत होगी ना, आप किसी व्यक्ति को पानी में डुबा के देखिए, जब उसका पानी में डुबोएंगे ना, तो आप पाएंगे कि अगर उसका सर डुबाए हो ना, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो आपको एकदम उठा फेंकेगा और अपना सर बाहर निकाल लेगा, क्योंकि उसको बचना है, अपनी जिंदगी के लिए है। और आपने वो कहानी तो बचपन से सुनी होगी ना, कि शेर दौड़ता है अपना पेट भरने के लिए, और हिरन भागती है अपनी जान बचाने के लिए। तो हम सब अभी हिरन वाली अवस्था में है कि अगर हम भाग रहे हैं ना, तो हमको जान बचाना है, पूछ दबाइए और निकलिए तेजी से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे के ऊपर में अपने नाकामयाबियों को टाल देते हैं, उसके ऊपर थोप देते हैं, हम अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं। क्यों? हम कमजोर हैं, गद्दार हैं, नमक हराम है। तो ये नहीं करना है, आपको अपने ऊपर लेना है, और ले लेंगे तो एग्जाम निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर 2,80,000 लोगों का नौकरी तो हुआ है ना। अगर 2,80,000 लोगों की नौकरी हुई है, तो आपका क्यों नहीं होगा, हमारा क्यों नहीं होगा? इस मैदान में हम भी तो कूदेंगे ना। क्या हम अपने से 10 लोगों को भी फिट नहीं कर सकते क्या? क्या हम 10 लोगों के ग्रुप में अगर है, तो उस 10 में भी हम भारी नहीं पड़ सकते हैं? 10 तो छोड़िए, 8 में ही ना, कि एक एग्जाम में मान लीजिए, जैसे पिछली बार 1,20,000 की वैकेंसी आई थी और 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो यानी 12 छक 72, 6 लोगों में 1 लोगों को सेलेक्ट होना था। क्या हम 5 लोगों को बीट नहीं कर पाएंगे? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं जिंदगी में? क्या हम इतने मेंटली कमजोर हो गए कि हम 5 को भी बीट नहीं कर पाएंगे? और हम लंबा लंबा फेंकते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, या सुराख कर देंगे आसमान में, वह सुराख कर देंगे आसमान में। अगर हमें दम है तो हम इसको बीट कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, फिर से अगर 70,000 भी वैकेंसी आएगी, तो भी फॉर्म 7-8 लाख ही भरे जाएंगे, यानी 10 लोगों में एक सीट आपको निकालना। आप क्या नहीं निकाल सकते हैं? इतने कमजोर हैं। जब सबको एक ही टाइम मिल रहा है, तो फिर सबको एक ही बुद्धि मिल रही है, सबको वही ऑक्सीजन आसमान से मिल रहा है, और ऑक्सीजन की तो कोई कीमत नहीं ले रहा है ना। जब सबको वही ऑक्सीजन मिलना है, वही भोजन मिलना है, तो फिर आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? आप करिए ना, आप उड़ाइए झंडा, गाड़िए एक बार, अपने आप को साबित करिए कि हाँ यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको। लेकिन आप तो भागेंगे। अभी आप दिन रात एक करने से बचेंगे। आप पता है क्या दिक्कत है? आप दिन रात एक करने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि आप जिंदगी भर मेहनत करना चाहते हैं। जिंदगी भर के मेहनत से बचना है तो एक नौकरी पा लीजिए ना, नौकरी पाने के लिए लगा दीजिए ना अपना जीवन। चाहे आप जो भी हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी पुरुष हैं, कामकाजी परेशान है लड़के हैं, जो भी हैं, जहां भी हैं, आपको अपना जितना टाइम निकलता है ना, एक एक मिनट चुराइए अपने जिंदगी से और उसको लगा डालिए, उसको लगा डालिए। अगर आपने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देखा होगा, तो आपने देखा होगा उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उस लड़के से, और वो प्रश्न उसके जीवन से ही तमाम अनुभवों से जुड़े होते हैं, और उसका आंसर देते चला जाता है वो। तो देख लीजिए, अब आपकी जिंदगी का प्रश्न कहाँ काम आ जाए ये आपको भी पता नहीं है। इसलिए मैं तो सुझाव यही दूंगा आपको कि अभी बहुत समय है आपके पास में, आप इन समयों को इस्तेमाल करिए पूरा का पूरा। 40 दिन है ना, 10-10 घंटे भी अगर आप अपना निकाल देंगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा। अब सोने का 6 घंटा टाइम काट लीजिए, सोने का 6 घंटा टाइम, और 3-4 घंटा खाने और बकवासे बकचोदियां करने की। 10 घंटे के बाद में भी अगर आप फुल टाइम विद्यार्थी हैं तो 14 घंटा बचता है, और अगर आप पार्ट टाइम विद्यार्थी हैं तो भी 8 घंटा बचाइए। 6 घंटा आप छोड़ दीजिए घर में खाना बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए। 3 घंटा सुबह खाना बनाइए, 3 घंटा शाम को खाना बनाइए, 6 घंटा सो लीजिए, और 4 घंटे में आप बाकी सब बकवासे कर लीजिए। इसके बाद भी आपके पास में 8 घंटा टाइम बचेगा। आप उतरिए ना मैदान में साहब। कैसे संभव नहीं है, मैं देखता हूं एक बार। इस एग्जाम को निकालने के लिए मुश्किल से 200 घंटे चाहिए। अगर 200 घंटे ईमानदारी से आप दे रहे हैं ना, उस वक्त दुनिया का कोई चीज आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल रहा है, तब आप समझिएगा कि आप उसी वक्त अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने आप से
धोखा दे रहे हैं, और धोखा आप ही दे सकते हैं अपने आप को, कोई किसी और को क्या ही आप धोखा देंगे, तो आप नहीं दे रहे होंगे। तो आप अपने आप को बचाइए, अपने आप के लिए लड़िए, ये किसी और के लिए युद्ध थोड़े ना है, आपकी अपनी युद्ध है। आप तो खुशनसीब हैं कि आपके समय में इतनी वैकेंसियां एक टाइम में आई हैं, एक खास डिग्री के लिए इतनी वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। अगर यही डिग्री किसी अन्य यही भर्ती अगर किसी अन्य डिग्री के लिए निकाली गई होती ना, तो भारत में हाहाकार मच गया होता। आप बहुत खुशनसीब हैं कि बीएड की डिग्री, बीटीसी की डिग्री और डीएलएड की डिग्रियों के लिए इतनी वैकेंसी एक राज्यों में आ रही है। आप सोचिए, अगर ऐसे ही कोई और डिग्रियों के लिए इतनी वैकेंसी आई होती तो देश में क्या हाहाकार होता, कितने लोग होते। आप खुशनसीब हैं कि आपको इतनी भर्ती मिल रही है, सरकारी नौकरी का फायदा आपको मिल रहा है, तो करिए साहब, क्यों इंतजार कर रहे हैं। और मत सोचिए कि कम टाइम है नहीं हो पाएगा, वरना क्या है, अब जिंदगी भर अपने आप को दोष देते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी के बच्चों को बताएंगे बेटे को कि हाँ फॉर्म भरा था यार, बहुत जल्दी इम्तिहान हुआ, मेरा नहीं हुआ, हम इसीलिए पूरी जिंदगी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पूरी जिंदगी हाउसवाइफ बन के रह गए, पूरी जिंदगी हम सब तैयारी, तो फॉर्म तो भरे ही थे, तैयारी भी कर शुरू हो गई थी, तैयारी भी कर लिया था मैंने, लेकिन पापा ने ब्याह दिया। क्यों? क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी। वरना है गट्स तो रोको सबको, दुनिया को उतरो, मैदान में निकालो एग्जाम। ऐसा कैसे नहीं निकलेगा यार? फिर बच्चों को सुनाना कि अरे बेटा फॉर्म निकला था यार, सबने दिया, बहुत टफ कंपटीशन था, मैंने भी निकाल लिया उसमें, तभी आज मैं मास्टर हूं और तुम इन पैसे से ऐस कर रहे हो। ये कहानी अगर आपको बनानी है ना, तो आपको करना पड़ेगा साहब, कोई उपाय नहीं है। कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, अगला प्रश्न था। मैंने बहुत बातें कह दी आपको, इतना कहना नहीं चाहिए, हालांकि जरूरी भी है कहना, वरना आज के जमाने में जब पूरी की पूरी पीढ़ी सिगरेट और गांजे में व्यस्त है, पूरी की पूरी पीढ़ी एक अलग ही संस्कृति में घुसी जा रही है, उस समय एक सरकारी नौकरी के लिए कोई व्यक्ति अगर बता रहा है तो फायदा ही है, आपको फायदा ही होगा। कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं? पहले बीपीएससी ने 3 अटेम्प्ट तय किया था, लेकिन अब 3 अटेम्प्ट नहीं, अब ये 5 अटेम्प्ट हो गया है। 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास नोटिस नहीं, वरना मैं दिखाता, मैं नोटिस दिखा दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो 5 अटेम्प्ट दिया गया है, अब देख लीजिएगा। अब एक आखिरी प्रश्न है कि संतुलन कैसे बनाए स्टेट वर्सेस बीपीएससी। देखिए, स्टेट और बीपीएससी में संतुलन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस सब्जेक्ट से हो। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट के हैं ना, और आपके पास कोई प्रैक्टिस पेपर नहीं है कि आप कैसे स्टेट को पढ़ें, तो मेरा एक सुझाव है, आप उस सब्जेक्ट का नेट जेआरएफ का कोई भी बुक खरीद लीजिए उस सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए आपका फिलोसफी का पेपर है, ठीक है, आपने फिलोसफी से स्टेट भर रखा है और आपको कोई बुक नहीं मिल रहा है कि हम कहां से इसकी तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो आप नेट जेआरएफ की कोई भी पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए, नेट जेआरएफ की, और उस नेट जेआरएफ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। ये किसी भी सब्जेक्ट में लागू होगा, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में लागू होगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, किसी में भी लागू होगा। स्टेट उतने में गारंटी निकल के जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। सिर्फ आप 15-20 सालों के नेट के पेपर, प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप बना लीजिएगा, आपका उसमें स्टेट हो जाएगा। और ये काम करने के लिए रोज आपको अभी से 1 मार्च तक रोज 4-4 घंटे देने हैं, यानी कि 4-4 घंटे आपको निकालना है स्टेट के लिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो, अगर आप थोड़े फ्रेशर नहीं हैं, थोड़े अगर ठीक स्थिति में हैं, तो आप 3 घंटे 2 घंटे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और शेष टाइम आपको बीपीएससी में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने स्टेट और बीपीएससी दोनों का देना है तो, अगर आपने स्टेट क्वालिफाई कर रखा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने स्टेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है, आप नहीं देने वाले हैं, बीएड और डीएल मतलब 1 to 5 और 6 to 8 वाले हैं, तो आप सिर्फ बीपीएससी पर 100% दीजिए। लेकिन अगर आप स्टेट वर्सेस बीपीएससी का देना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप संतुलन बना सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। बस वही 2-3 घंटे का मैनेज कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप देखिए, सीटेट में एस्टेट में कभी भी टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तीसरी बार आयोजन हो रहा है सक्रिय रूप से बिहार में स्टेट का, तो मुझे नहीं लग रहा 2 अटेम्प्टों में तो कभी सीरियस नहीं पूछे गए, तो इस बार भी बहुत सीरियस प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन उस सब्जेक्ट से जरूर होता है, और इतना कि आपको थोड़ी बहुत गहन जानकारी होनी चाहिए, आप पास कर जाएंगे। मैंने बता दिया है आपको, 2-3 घंटे से आपका काम हो जाएगा। चाहे आप किसी भी विषय का हो, आप नेट पेपर मंगा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो आपके ये प्रश्न थे। अब जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं क्या करूंगा, पहले रणनीति क्या होनी चाहिए, दूसरा इसका सिलेबस क्या होगा, और मैं क्या करूंगा और आपको क्या करना चाहिए। अब इन 3-4 प्रश्नों पे हम बात करते हैं। एक दो, एक ये इधर है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, 3, और एक और चौथा प्रश्न मान लीजिए कि आप क्या करेंगे। अब कि गारंटी अगर मैं ले रहा हूं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। देख लीजिए ये वैकेंसी क्या है। पहले हम देखते हैं कि वर्ग 1 से 5 के लिए सिलेबस क्या होगा। सिलेबस वही है जो आपको पता है, जो पिछली बार का सिलेबस था। मैं बहुत बता के इसका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन इसमें जो था वो कॉम्बिनेशन कुछ यूं होने वाला है, 30 + 30 +
टोटल 150 नंबर का पेपर है। 150 नंबर के पेपर में 30 नंबर हिंदी का पूछा जाएगा, भाषा मतलब जो अनिवार्य हिंदी था, कंपलसरी हिंदी, जो बाद में पिछली बार हटा भी दिया गया, तो वो 30 होगा। बच गए 30 प्लस 90। तो ये जो 90 है ना, ये जीके जीएस का है। जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस बिहार स्पेशल, ये सारे इसमें पूछे जाएंगे, बिहार स्पेशल। और ये 30 नंबर जो है ये मैथ और रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 15 नंबर मैथ और 15 नंबर का रीजनिंग। ठीक है, इसमें ये जो 90 नंबर का है, जो जीके प्लस जीएस है, उसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, उसमें पॉलिटी, गणित और रीजनिंग का तो जी एक सेक्शन है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये 15 नंबर में पूछे जाएंगे, और ये 15 नंबर मतलब 30 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ईवीएस, और प्लस साथ में बिहार स्पेशल, और प्लस बिहार स्पेशल के बाद में करंट अफेयर। इतनी चीजें पूछा जाएंगी 90 में। अब अगर ये चीजें पूछी जाएंगी तो हमें पढ़ना कहां से है, पढ़ने पे हम बात करेंगे अभी। बहरहाल हम इतना आपको बता दूं कि इन सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, भूगोल का, विज्ञान का, ईवीएस का, और साथ में बिहार स्पेशल का, और जो करंट अफेयर है, इन सब का मैं मास्टर वीडियो दूंगा आपको, सबका दूंगा। इतिहास का मैंने एक दिया है मास्टर वीडियो, जो कि परीक्षा वाणी का है। मैं एक और बड़ा 4 घंटे का वीडियो दूंगा, मास्टर वीडियो दूंगा, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं होगा। भूगोल का भी एक मास्टर वीडियो दूंगा आपको। विज्ञान का मैं 2 मास्टर वीडियो दूंगा, एक भौतिकी और रसायन का, और एक बायोलॉजी का। वो कौन कौन से बुक का वो मैं बताता हूं। वो वीडियो जो है आपको हर सेगमेंट में 1 to 5 के बाद में जितने सेगमेंट होंगे, जैसे कि 6 से 8 का सेगमेंट होगा, या 9 से 10 का सेगमेंट होगा, या 11 से 12 का सेगमेंट होगा, इन तीनों सेगमेंट मतलब तीनों वर्गों में जो 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैं एक बार सिलेबस इनका बता देता हूं। वर्ग 6 में देखिए 150 नंबर पूछे जाएंगे। उस 150 नंबर में 30 नंबर जो है, एक मिनट में कलर बदल लूं कि आपको स्पष्ट तौर पर दिखे। हाँ, ये जो 30 नंबर है, ये 30 नंबर तो सामान्य हिंदी पासिंग का होगा। उसके बाद 40 नंबर का जीके जीएस होता है, और इस 40 नंबर में ही मैथ भी होता है, मैथ रीजनिंग भी एक आध प्रश्न होते हैं, 2-3 प्रश्न होते हैं। और उसके बाद 80 नंबर का जो मेन पेपर होगा, जो आप चूज करेंगे, अगर भाषा के हैं तो भाषा का चूज करेंगे, अगर गणित और विज्ञान से है तो गणित विज्ञान का चूज करेंगे, और अगर आप एसएसटी के हैं तो एसएसटी के चूज करेंगे। अगर आप भाषा के हैं तो हिंदी में हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है। ये 4 लैंग्वेज के होंगे आपके, और ये भाषा का। या अगर साइंस विज्ञान से होंगे तो जो कॉम्बिनेशन आपका फिट बैठ रहा होगा, जो कॉम्बिनेशन की वीडियो मैंने एक अलग से बनाई थी वो होगा, या बोलेंगे तो मैं अलग से बना दूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो। तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो होगी, जो सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन मैच कर रहा होगा, तो विज्ञान वर्ग में आ रहे होंगे आप, या गणित वर्ग में आ रहे होंगे, तो आपका होगा, या फिर एसएसटी का होगा। इस एसएसटी के लिए आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना है। इस एसएसटी को मैं पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा, और इस 40 नंबर को भी मैं पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। वो जो मैं मास्टर वीडियो डालूंगा, ये दोनों में ही काम आएंगे, इसलिए आपको भटकने की जरूरत रत्ती भर कहीं नहीं है, ये मैं करा दूंगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूं, बस अब मैं जो करवा रहा हूं आप वो कर लीजिए। अगर आपने उतना कर लिया ना, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो यही सीन आपको 9 to 10th में भी होने वाला है। 30 नंबर का आपको हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का होगा, और 40 नंबर सब में पूछे जाएंगे जीके जीएस, और ये 80 नंबर सब्जेक्ट से होगा। इस सब्जेक्ट में भी जो एसएसटी का सब्जेक्ट होगा ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चारों का मास्टर वीडियो मैं दूंगा। एक भी बुक आपको परचेज भी नहीं करना है, मैं यहां तक कह रहा हूं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट परचेज करना होगा, मैं बताऊंगा सही समय पर। अभी आप, मैं जो मास्टर वीडियो आपको दूंगा, आप सिर्फ उसको देखते जाइए, उसको घोंट जाइए, उसका एक एक प्रश्न आपको घोंट जाना है, उसके पीडीएफ निकाल के प्रिंट आउट आपको अपने सामने रख लेनी है, क्योंकि उससे बाहर एक प्रश्न नहीं होगा। एक एक वीडियो में कम से कम 4000-5000 प्रश्न कराऊंगा, और जो मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा वो 10,000 के बराबर होगा। तो इस एसएसटी के उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो ये एसएसटी हो इसका, या 11-12 का एसएसटी हो, मतलब जो सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर आते हैं, ह्यूमैनिटीज के अंदर आते हैं वो, और ये क्या बोलते हैं 40 नंबर वाला जीके जीएस, इस दोनों की इसमें भी मैं गारंटी ले रहा हूं, चाहे वो 9 to 10th हो, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो। ये इन तीनों में 1 to 5 के तो पूरे सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं मैं, कि मास्टर वीडियो डालूंगा, सिर्फ आप वो देखिए, जितना आप देख सकते हैं देखिए। आप पहली बार नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, क्योंकि मैं खुद ही टाइम बर्बाद नहीं करता एक भी वीडियो में, तो मैं आपका उसमें भी बर्बाद नहीं करूंगा। और 1 to 5 उसके बाद में वो आप स्पीड 2 करके देखिएगा, जल्दी जल्दी रिवीजन आपका होता जाएगा। और बस पीडीएफ को सामने प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा। आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, मैं पीडीएफ उसका बना के देने लग जाऊंगा। आप उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको पढ़िएगा, और उसको टिक मारते चलिएगा सारा का सारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस, और मैं क्या करवाऊंगा ये दोनों इसमें शामिल हो गया, कि मैं क्या क्या करवाऊंगा। अब सीटों की संख्या कितनी होगी? 1 to 5 में मिनिमम सीटें होंगी
15 से 20 हजार मिनिमम सीटें होंगी। 2 वर्गों में सीट ज्यादा होगा, 1 to 5 और 6 to 8 में। इसके बाद 9, 10th और 11, 12th में सीटों की संख्या थोड़ी कम होगी। जो कोचिंग वाले या जो यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि 11, 12th में सीटों की संख्या ज्यादा होगी, वो झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। 1 to 5 और 6 to 8 में सीटों की संख्या ज्यादा होने वाली है, 1 से 5 और 6 से 8 में। क्या करें? कुछ नहीं करना है, अभी से आपको मास्टर वीडियो देखना है। कोई एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है इस समय। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप नुकसान में चले जाएंगे, वक्त है ही नहीं आपके पास में। एनसीईआरटी का मास्टर वीडियो मैं डालूंगा, वो आप देख लीजिएगा। मैं डालूंगा अभी जल्द ही एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के मास्टर वीडियो अलग, इसके मास्टर वीडियो अलग और उसके मास्टर वीडियो अलग, दोनों। आपको सिर्फ वही देखना है, कुछ नहीं करना है। क्या ना करें? अब कोई पुस्तक की तरफ ना बढ़िए, कोई पुस्तक मत खरीदने के मूड में रहिए, क्योंकि किसी भी पुस्तक की तरफ बढ़ना आप अपने आप को नुकसान में देने के बराबर हो जाएगा। तो आप ये मत करिए। और ये क्या करें और क्या ना करें दोनों में लागू होगा, इसलिए मैं सीधे 11, 12th पे क्या करें और क्या ना करें पे मैं चल के बता देता हूं। क्या करें? करना यह है कि मैं जो वीडियो दूंगा मास्टर वीडियो, वो उसको आपको देखना है, ठीक है। उसके प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। उसके प्रिंट आउट निकालने के बाद में सामने रखना है उसको, वीडियो को एक बार नॉर्मल स्पीड पर, उसके बाद में स्पीड 2 करके देखना है। उसके एक एक प्रश्न कंठस्थ कर लेने हैं, एक एक, हर सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट का मतलब मैं हिस्ट्री का दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अलग से, एंसेंट का है, मेडावल का अलग से। हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी का मैं मास्टर वीडियो दूंगा फिर से एक बार अलग से, चैनल पर जो पढ़े हैं वो अलग, फिर से मैं अलग से भी दूंगा पॉलिटी का। ज्योग्राफी में मैं एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूंगा और एक इंडिया ज्योग्राफी का दूंगा, एक अलग दूंगा। उसके बाद में मैं साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो अलग से, और बायोलॉजी का मास्टर वीडियो मैं अलग से। जिसका बायोलॉजी सब्जेक्ट 9, 10th में होगा उसका काम उसी मास्टर वीडियो से हो जाएगा। जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा उसका उसी वीडियो से काम हो जाएगा। इतना डीप में मैं उसको दूंगा। कौन से बुक से दूंगा आप ये भी देख लीजिए। आपने अगर परीक्षा वाणी की ये बुक देखी होगी तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसका सैंपल समझना होना तो इसमें भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास का मैंने एक वीडियो मॉडर्न का मैंने चैनल पे डाला है, पुराना, पिछली बार बीपीएससी के टाइम में इसका मैंने डाला है। एक बार मैं ब्लैक कर दूं इसको, इसका मैंने डाला है पुराना, तो आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। ये कितना कायदे कारगर चीज है, ये मतलब कितना डीप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो वैसे ही मैं इस बायोलॉजी के मास्टर वीडियो दे दूंगा। उसके बाद मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट का मास्टर वीडियो दे दूंगा। ये भौतिक और रसायन है, इसका मैं मास्टर वीडियो दे दूंगा। ऐसे ही इसके ज्योग्राफी का है, मैं उसका मास्टर वीडियो दे दूंगा। और ऐसे ही इसके पॉलिटी का है, उसका मैं मास्टर वीडियो दे दूंगा। और इसके उपरांत, इससे अलग आपको एक किताब खरीदनी पड़ेगी, या अगर आपके पास नहीं होगी तो आप रख लीजिएगा। वो किताब इन दोनों में से कोई एक है। या तो आप सामान्य ज्ञान लुसेंट का खरीद लीजिए, या आप क्राउन का सामान्य ज्ञान खरीद लीजिए। कोई भी इन दोनों में से एक, दोनों नहीं, कोई एक खरीद लीजिए। और जो जो मैं बताऊंगा वहां वहां से उसको पढ़ते जाना है। इतना करेंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं आप स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख के दूंगा। आपकी नौकरी दुनिया का कोई ताकत नहीं काट सकता है, कोई ताकत। पीपीएससी के टीआरई 2 का पेपर मैंने एक एक एनालिसिस किया है। मैं उस एनालिसिस का भी एक वीडियो डालूंगा अभी कुछ दिनों में, कि ये प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, किस पेज से पूछे गए हैं, किस वीडियो से पूछे गए हैं। इतना मैं डीप में आपको बताने वाला हूं। तो आपको बस एक पुस्तक खरीदनी है, वही है सामान्य ज्ञान लुसेंट या क्राउन का सामान्य ज्ञान। और इसके बाद में जो मैं वीडियो दूंगा उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, पीडीएफ का। वो आपका सफिशियंट है, उससे आपका काम हो जाएगा। ये पूरी की पूरी तैयारी निःशुल्क रहेगी, कोई 1 रुपया मैं लेने वाला नहीं हूं। बस आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे, आपकी दुआएं हमारे काम आएंगी। आपकी दुआओं से ही मैं ठीक हूं यहाँ पे, और मैं बस आपकी दुआएं ही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति का नौकरी हो तो ये कह सके कि चलो सर ने यार कुछ किया तो मेरे लिए। और मुझे नहीं चाहिए, आप जब सेलेक्ट होकर के आते हैं और कहते हैं कि सर मैं मिलना चाहता हूं, मैं आपके लिए मिठाई लेकर के आना चाहता हूं, यकीन मानिए उसी वक्त लगता है कि दिल गदगद हो गया। लेकिन बस दुखी इस बात से हो जाता हूं कि ये बात सारे लोग क्यों नहीं कह रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं कह रहे हैं, वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो जा रहे हैं। और फिर उसी वक्त एक मोटिवेशन आता है कि इनके लिए करना चाहिए कि ये सेलेक्ट हो जाए। तो बस वही प्रेरणा है, क्योंकि मुझे भी किसी ने बनाया ही होगा, तो मैं भी किसी को बनाने का ही काम कर रहा हूं, मैं कुछ अलग कर नहीं रहा हूं। तो मैं क्या क्या करूंगा एक बार बता दिया, मैं फिर से ब्रीफ कर दूं। मैं मास्टर वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट का दूंगा, उससे आपकी क्या क्या कवर हो जाएगी। 1 से 5 की पूरी तैयारी उस मास्टर वीडियो से हो जाएगी। 6 to 8 में 40 नंबर की तैयारी और प्लस एसएसटी की तैयारी उसी से हो जाएगी। एक बात और मैं हिंदी वालों को लिए कह दूं, मैं संस्कृत और उर्दू के लिए तो, अंग्रेजी के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसकी कोशिश करूंगा, लेकिन हिंदी का एक मास्टर वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊंगा। वो सिर्फ भाषा और साहित्य का होगा, जो भाषा खंड 6 to 8 वालों को काम आएगा। ठीक है, 6 to 8 वालों के लिए तो एक वो हो जाएगा। उसके बाद में 6 to 8 के बाद में 9, 10th के लिए 40 नंबर की गारंटी तैयारी करवा दूंगा। और साथ में 40 नंबर के बाद में आपको जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होंगे एसएसटी के, मैं उसकी तैयारी पूरी की पूरी करवा दूंगा। और 11, 12th में भी 40 नंबर की गारंटी तैयारी, मतलब 40 तो हर सेगमेंट का गारंटी है। बाकी हर सब्जेक्ट में एसएसटी और क्या कहते हैं हिंदी साहित्य, उसकी तैयारी पूरा करवा दूंगा। इतनी मैं मेरी तरफ से, और 1 to 5 की पूरी गारंटी है।
तो यकीन मान के चलिए आपसे आपका काम इतने से हो जाएगा, ये मैं करूंगा। और आपको क्या करना है, आपको इन सारे वीडियो को बार बार देखना है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर बार बार आप नहीं देख सकते हैं, डेटा नहीं है, तो एक बार में डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके बार बार देखिएगा। मेरा उससे कोई फायदा नुकसान नहीं है, आप देखिएगा, बस आपका भला हो, मेरा इतने में ही भला है कि आपका भला हो जाएगा। तो मुझे कोई व्यूज नहीं बढ़ाने हैं, मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं, आपका काम हो जाए बस, मुझे इतने से मतलब है। तो इतना करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज मैं अब जा रहा हूं बुक लाने और मैं अब इसकी वीडियो बनाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं किस सब्जेक्ट का बताऊं, किसी का तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जल्द ही शुरू करूंगा। कल से वीडियो, शायद परसों से वीडियो आना शुरू कर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। ये लोगों तक पहुंचा दीजिए अगर किसी को फायदा होता है तो। और कमेंट बॉक्स में मैं इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा या उसमें इंटर कर जाइएगा, मैं उसमें पीडीएफ भेजूंगा तो आप डाउनलोड कर लिया करिएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप निराशा के दौर से निकलेंगे और एक नई जवानी, एक नई जोश के साथ मैदान में उतरेंगे। और रोना गाना धोना बंद कर दीजिए। तमाम जो सुख ऐश्वर्य है ना आसपास के, उसको थोड़ा त्यागिए, उतरिए मैदान में और रगड़िए अपने आप को। जो लड़ा नहीं वो जीता नहीं, जो लड़ेगा ना वही जीतेगा, वही इतिहास में नाम लिखवाएगा। जिन लोगों ने सफलता पाई है उन लोग को पता है कि सफलता कैसे पाते हैं। जो दौड़ेगा वही तो जीतेगा यार। तो जब जीत दौड़ेंगे तभी जीतेंगे, ये तय है। तो फिर दौड़िए, उतरिए। सोए सोए नहीं जीता जाता है, वरना रात को सपना देखेंगे और सुबह लात मार के उसको तोड़ लेंगे। इससे बेहतर है कि उतरिए मैदान में और रगड़िए अपने आप को। एक बहुत अच्छा मौका आ रहा है, इसके बाद भर्ती नहीं आएगी, सरकारें बदलेंगी ना, भर्तियां नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार का शुक्र मनाइए कि भर्ती आ रही है, वरना देख ही रहोगे आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकारें कितनी भर्तियां आ रही हैं, कहां भर्ती आ रही हैं। रेलवे के लिए बच्चे त्राहिमाम कर रहे हैं, रोडों पर है, पीटे जा रहे हैं, लेकिन कौन सी भर्ती आ रही है आपको दिख ही रहा है। तो अगर जो भर्ती आ रही है ना और इससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है तो बदलिए। और ये नौकरी इतनी अच्छी है ना टीचर की, कि ये इसके तुरंत बाद जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इसकी पेमेंट भी शानदार तरीके से और बढ़ जाएगी। बेहतर नौकरी है, तो उतरिए फिर मैदान में। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा जरूरतमंदों तक के लिए। जय हिंद।